हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का बिल्कुल नया और फ्रेश वर्जन, जिसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और इट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम कि इतने टाइम में इतनी चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं और अब टाइम है उन सभी इवॉल्व हुई चीज़ों को आपके सामने लेके आने का। सो पहला लेक्चर कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का रिकॉर्ड हुआ था 2021 में और तब से लेके अब तक, चाहे वो हमारी ऑफ सीजन प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो हमारे प्रेप प्रोटोकॉल्स हैं, पीक वीक प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे पीडी सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी इवॉल्व हुई हैं, काफ़ी चेंज हुई हैं। एंड मुझे ये पर्सनली लगता है कि इफ़ आई एम एन एजुकेटर तो मुझे जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं या नई चीज़ें सीखी गई हैं उन चीज़ों को आपके सामने लेके आना इज़ वन ऑफ माई कोर ड्यूटीज़। और इस सीपीए के वर्जन में आपको बहुत ही रियल टाइम चीजें देखने को मिलेंगी जो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीपीए 2.0 और हमारा मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू बॉडी बिल्डिंग। और इस मॉड्यूल का पिछला जो हमारा करिकुलम था उसमें और इस मॉड्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें उन 4 चैप्टर्स को मैंने एक चैप्टर में स्क्वीज करा है ताकि इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल बहुत ज्यादा लंबा ना हो, बेसिक्स आपको क्लियर किए जाएं, आपके सामने रखे जाएं, उन चीजों को इवेल्युएट करने का आपको एक टाइम मिले और हम जो प्रॉपर पर्पसफुल चीजें हैं उन चीजों पे बहुत जल्दी आए, क्योंकि ये सारी चीजें आगे भी चल के आपको एक्सप्लेन होनी है कहीं ना कहीं। सो जस्ट दिस इज एन इंट्रोडक्शन दैट व्हाई वी आर डूइंग कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी और कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का आपके करियर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू दैट। सो मॉड्यूल 1 इज इंट्रोडक्शन टू बॉडी बिल्डिंग and here we go. Chapter 1 बॉडी बिल्डिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में हम जो 3 चीजें पढ़ने वाले हैं वो है बॉडी बिल्डिंग एन आर्ट नॉट अ कंप्लीट साइंस, सेकंड एथलीट असेसमेंट एंड थर्ड वन इज व्हाट इट टेक्स टू बी अ कोच। सो ये 3 चीजें, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अभी इसके बाद स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग एन आर्ट एंड एन इनकम्प्लीट साइंस। आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने क्रिस एसिटो का पॉडकास्ट सुना था। दैट पॉडकास्ट वाज वेरी एनलाइटिंग और उस पॉडकास्ट में क्रिस एसिटो ने एक सिंपल बात बोली थी दैट बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट, विच इज हिज ओपिनियन। बट चलो साइंस तो है ही है, लेकिन ये वो साइंस नहीं है जो क्लियर कट अप्लाई हो, ठीक है ना। ये वो साइंस नहीं है कि आपने जो लिख दी, मैंने जो लिख दिया, मैंने जो पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, सीख लिया, वो आप वैसे का वैसा ही अप्लाई करोगे और चीजें हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता है। ये पूरे का पूरा बॉडी बिल्डिंग एजुकेशन प्रोग्राम एक चीज पे टिका है, वो है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और उन कॉन्सेप्ट्स को किन सिचुएशन में किस टाइप से आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी में सीखने को मिलेंगी, राइट। तो ये एक इनकम्प्लीट साइंस क्यों है? इसके सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो यही है कि एवरी एथलीट इज डिफरेंट। हर एक एथलीट एक डिफरेंट स्पेसिमेन है, चाहे वो जेनेटिकली है, चाहे वो मेटाबॉलिकली है, चाहे वो मेंटली है। सो जब हर एक बंदा सेम है ही नहीं है तो हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर एक बंदे पे वो सेम फिलॉसफीज लगती जाएंगी या वो सेम कॉन्सेप्ट इन द सेम रिटन क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड ऑन समवन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और उसका सबसे बड़ा यही 3 रीजन है। A theory, a fact or an assumption will not work in the same manner on everyone, right? चाहे वो कोई एक थ्योरी है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि आपके कार्ब्स आपके मसल में तभी होल्ड रहेंगे जब आपकी वाटर इनटेक होगी। ये एक थ्योरी है, राइट? और एक फैक्ट है। लेकिन कितना पानी, कितने कार्ब्स, ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल चीज है। अगर आप सोचेंगे कि हाँ यार, मतलब 3 ग्राम पानी चाहिए 1 ग्राम कार्ब्स को आपके मसल में होल्ड करने के लिए, वो ट्रू नहीं है। कई बार 2 ग्राम पानी और 1 ग्राम कार्ब्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए भरपूर लुक लेके आएगा। कई बार आपको इससे ज्यादा भी देना पड़े, राइट? सो द थ्योरी इज कि हाँ होना चाहिए कि 8 मतलब 3 ग्राम वाटर और 1 ग्राम कार्ब्स, आई थिंक, राइट? तो ये होना चाहिए। बट नो, इससे चीजें वेरी करती हैं। एवरीवन इज वेरिएबल, हर कोई वेरिएबल है और हर एक बंदा अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है। लर्न बॉडी बिल्डिंग विद ओपन स्टेट ऑफ माइंड। बॉडी बिल्डिंग को ना आपको कभी भी एक रिस्ट्रिक्टिव स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं पढ़ना है। रिस्ट्रिक्टिव स्टेट ऑफ माइंड इज दैट कि हाँ यार मैंने वो पढ़ा था,
अब मैं वैसे ही अप्लाई करूंगा, वही सेम क्वांटिटीज में अप्लाई करूंगा, या मैंने यार लास्ट प्रेप में ऐसे किया था, मैं इस प्रेप में भी ऐसे ही करके चलूंगा। नहीं, ऐसे ना आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाएंगे, अपनी बॉडी को पढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपनी बॉडी को कितने बढ़िया तरीके से पढ़ पाते हो। अगर आप एक सेल्फ प्रेप एथलीट हो, सेल्फ कोच्ड एथलीट हो सॉरी, तो बॉडी को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एथलीट हो जो किसी कोच के साथ काम कर रहा है, उस सिचुएशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है कि आप अपनी बॉडी को पढ़ के अपने कोच को कैसे फीडबैक देते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और सिचुएशन में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। नहीं, आपको अपनी बॉडी को पहले पूरे सलीके से पढ़ना है। उस हिसाब से आपने जो थ्योरीज पढ़ी हैं उसके हिसाब से आपको देखना है कि किस थ्योरी को कितना अप्लाई करना है, कितने उसमें क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है, क्या चीजें उसमें आपको वेरिएबल डालनी है। तो अपने माइंड को खुला रखना पॉसिबिलिटीज के लिए कि हाँ, जो मैंने पढ़ा था सिर्फ वही सिनेरियो नहीं हो सकता, एग्जैक्ट नंबर में सिनेरियोज और भी हो सकते हैं। और अपने ओपन स्टेट ऑफ माइंड से चलना, अपने आप को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इफ यू वांट टू डू गुड इन बॉडी बिल्डिंग। When you learn a concept, be willing to try it with different variables, only the variables that at least make some sense। ठीक है, वो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उनमें कैसे कैसे कौन से वेरिएबल्स आएंगे, वो वेरिएबल्स को कंसीडर करो और ऑलवेज ट्राई करो कि कौन सा वेरिएबल आप किस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उन्हीं वेरिएबल्स को आप अप्लाई करो जिनकी सेंस बनती हो। ठीक है अब कोई बोले कि यार ठीक है आपको नहाना नहीं है, ठीक है, कंपटीशन से पहले आपको नहाना नहीं है, नहाओगे तो बॉडी पानी पकड़ जाएगी, यार ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और आप एक हफ्ता पहले नमक छोड़ दो, एक हफ्ता पहले पानी छोड़ दो, ये कोई सेंस वाले वेरिएबल्स नहीं है, इनको ट्राई करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है ना। तो ये नहीं है कि हाँ चलो कुछ नया करके देखते हैं, एक हफ्ता पहले नमक छोड़ देते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। जो एक रिटन सेट ऑफ थ्योरी है, जो एक प्रूवन थ्योरी है, उसमें आपको कितनी वेरिएशन लेके आनी है, वो वेरिएशन मैटर करती है कि हाँ अब आगे क्या। राइट। तो अपने माइंड को ओपन रखिए और उस हिसाब से जस्ट कीप गोइंग, कीप इंप्रूविंग, कीप प्रोग्रेसिंग। राइट। थ्योरीज डोंट वर्क 100% एक्यूरेटली ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो हमने ऊपर पढ़ा है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हाउ यू टेक एक्शंस इन सर्टेन सिचुएशंस। अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट एक ऐसी चीज आती है कि यार शिट, दिस वाज नॉट सपोज टू हैपन, अब क्या किया जाए। राइट। अभी जो रिसेंट शेरू क्लासिक होके हटा है, आज से 1 महीना पहले ही हुआ है ऑलमोस्ट, वहां पे आई वॉज प्रेपिंग अमन चौहान, वन ऑफ माई हार्ड वर्किंग क्लाइंट्स, जिनका इंस्टाग्राम आईडी फ्रीक स्ट्रॉन्ग के नाम से है। राइट। तो टिल द लोडिंग प्रोसेस एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन, वेरी फाइन। बट जैसे ही लोडिंग स्टार्ट हुआ, एक दो वेरिएबल्स ऐसे थे कि दे वर नॉट अंडर कंट्रोल। मतलब सब सही चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड, बस हमने क्या करना था, हमने मील्स बढ़ाने थे, थोड़ा कार्ब इनटेक बढ़ाना था, एवरीथिंग वाज सेम, ट्रेनिंग, कार्डियो, जो भी हमने सोचा था वहां पे रखने के लिए हमने उसी तरह रखा, उसी तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी। हुआ क्या, आई थिंक फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट शो था, नहीं थर्सडे नाइट, यस, जिस दिन थर्सडे मॉर्निंग को कार्ब लोड स्टार्ट हुआ था और फ्राइडे को सेकेंड डे था कार्ब लोडिंग का। सो यस, थर्सडे फर्स्ट डे सारे के सारे मील्स बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए। रात को हमने एक एक्स्ट्रा मील देना था कार्ब लोडिंग के लिए। तो हुआ यूं कि उन्होंने मील लिया, मील लेके थके हुए थे, नींद आ रही थी एंड वो सो गए। अब भगवान जाने की गट सिचुएशन कैसा था, लेकिन जब वो तकरीबन 4 घंटे सो के उठे, पेट एकदम टाइट हो चुका था। रीजन बीइंग उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने खाना खाया, लास्ट मील लिया अपना, बिकॉज उस दिन ऑलरेडी फीडिंग चल रही थी, पेट को इतना टाइम नहीं था कि वो खाली रह पाए। तो
वहां पे जब वो मील लेके, लास्ट वाला मील लेके वो सो गए, जैसे वो सोए तो मील उनका एक अनडाइजेस्टेड रह के उनके पेट में ज्यादा देर के लिए स्टे कर गया, जिसकी वजह से उनको ब्लोटिंग होनी शुरू हो गई। देन सडनली इन द मॉर्निंग जैसे ही मैं उठा तो मेरे पास पहला मैसेज ये था, बिग ब्रो वॉट लग गई है पेट की, इट्स टाइट, इट्स पेनिंग। आई वाज लाइक फक मैन, आई हैव टू गो, आई हैव टू सी क्या हुआ। मैं गया उनके पास बिकॉज आई वाज स्टेइंग वेरी नियर टू देम। तो कार्ब लोडिंग का दिन था, सेंस तो यही बनती है कि कार्ब लोडिंग है तो खाना है, लेकिन जब पेट ही ब्लोट है तो वहां पे हमने कुछ नहीं करा, जस्ट उनको पेपरमिंट दिया जो अपना पुदीन हरा आता है, थोड़ा सा पानी दिया, वॉक किया, कार्डियो किया। देन फ्राइडे रजिस्ट्रेशन था, थोड़े से जब उनको भूख लगी तो उनको 100-150 ग्राम चावल थे, अकेले चावल, बस वही उनको पहला मील दिया मैंने, कुछ नहीं दिया, पेट खाली रखा अप टू 10:30 और 11 AM। तब तक जाते जाते सब कुछ सही हो गया था। वहां पे कोई और क्रेजी स्ट्रेटेजी हम लेके आते तो चीजें और भी हो सकती थी, ठीक है ना। तो सेम चीज, थोड़ी थोड़ी ब्लोटिंग वहां से कैरी ऑन होती रही, बिकॉज आप नहीं रुक सकते। बहुत चीजें ऐसी थी जो मैं प्लान करके चला था लेकिन कुछ और हुआ वहां पे। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कैसे आपको चीजों को टैकल करना है। जो चीजें आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं, जो चीजें आपने लर्न करी हैं, उनको पूरा डीपली जाके समझा है, तब टाइम होता है उसमें वेरिएबल्स डाल के उसको सेट करने का। मैं तो प्लान यही करके चला था कि एक मील रात को थर्सडे नाइट को हुआ, देन थर्सडे अर्ली मॉर्निंग एक और मील लेंगे, देन उसके बाद फीडिंग रात तक चालू रहेगी। लेकिन उसके बाद हमें बहुत कॉशियसली डिसीजन लेने पड़े, जब पेट खाली है तब खाना। वहां पे हमें चिकन को रिड्यूस करना पड़ा, थोड़ा सा हमें कार्ब्स को इंक्रीज, राइस को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ा, चिकन को पुल आउट करना पड़ा। ये बहुत सारी चीजें, मतलब फ्राइडे वाज द डे जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स लगे, राइट। चीजें सभी गई, कार्ब्स गए, प्रोटीन्स गया, फैट गया, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स वहां पे लगे। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे यूज करते हो, अपने सर्कमस्टांसेस को कैसे आप रीड करते हो। और रीड आप कब करोगे, जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपने उन सिनेरियोज के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तब जाके आप इन चीजों को यू कैन डू बेटर इन दैट सेंस, राइट। You can't assume that body will behave exactly same as it is behaved in the previous prep or the off season. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ फैक्टर्स हम ऐसे पढ़ेंगे, फ्यू फैक्टर्स दैट गवर्न्स द आउटकम आर, जो कि आपकी आउटकम को डिसाइड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मसल मास, देन आपका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, देन वेदर कैसा है, देन हार्मोनल बैलेंस, रिसेप्टर फंक्शनिंग, ट्रेवल एंड मच मोर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि ये हर बार आपके जो वेरिएबल्स आएंगे उन वेरिएबल्स को डिसाइड करेंगे। पिछली प्रेप में आपका ऑन स्टेज वेट 75 kg था, अब आपका वेट 79 या 80 kg के आसपास है। तो वहां पे चीजें बहुत चेंज होंगी, आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, कार्ब लोडिंग के टाइम पे, पीक वीक के टाइम पे, थ्रू आउट द प्रेप आपकी वो सारी चीजें चेंज होंगी। देन स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, कोई प्रेप आपकी स्ट्रेस में जा रही है, दैट प्रेप कांट बी कंपेयर टू द प्रीवियस प्रेप जो आपकी स्ट्रेस फ्री गई है। आपका वर्क स्ट्रेस क्या है, आपका मेंटल स्ट्रेस क्या है, वो सारी चीजें, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सारी चीजें भी गवर्न करती हैं कि कैसे कैसे वेरिएबल्स आते जाएंगे। देन आपका वेदर, एक प्रेप आप गर्मियों में कर रहे हो, वो प्रेप थोड़ी डिफरेंट जाएगी ही जाएगी एज कंपेयर टू जो प्रेप आप सर्दियों में कर रहे हो। डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं कि हाउ द थिंग्स आर डन, राइट। देन आपका हार्मोनल बैलेंस, लास्ट टाइम पे आपके हार्मोन्स अलग तरह से बिहेव कर रहे थे, आपका कोर्टिसोल लेवल अलग तरह से बिहेव कर रहा था, आपका एस्ट्रोजन लेवल अलग तरह से बिहेव कर रहा था। वो सारी चीजें अब उस तरह से एग्जैक्टली डिट्टो परफॉर्म नहीं करेंगी, उनमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस कोई ना कोई वेरिएबल्स प्रोड्यूस करेंगे जिनके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। देन आपका रिसेप्टर फंक्शनिंग, कोई प्रेप आपने मॉडरेट अमाउंट ऑफ पीडीज पे करी, बहुत अच्छी गई, किसी में आपके पास टाइम कम था, उस टाइम को कवर अप करने के लिए आपने सोचा कि चलो यार थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा और पीडीज डालते हैं, और वहां पे आके व्हाट हैपेंस, थिंग्स चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज, बॉडी का रिसेप्टर फंक्शनिंग चेंज होगा, तो वहां पे भी आपके वेरिएबल्स अलग आएंगे। देन आपका ट्रेवल, आप यहां से दिल्ली जा रहे हो शेरू क्लासिक खेलने,
तो अलग तरीके से वेरिएबल्स आपको हैंडल करने पड़ेंगे। आप फ्लाइट लेके मुंबई जा रहे हो तब अलग तरीके से हैंडल करने पड़ेंगे। आप ओवरसीज शो खेलने जा रहे हो जहां पे 8-8 10-10 घंटे की फ्लाइट्स हैं, वहां पे आपको चीजें अलग तरीके से डिजाइन करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे चल के मॉड्यूल बाय मॉड्यूल पढ़ते जाएंगे। देन हम बात करेंगे एथलीट असेसमेंट की। हाँ, अब आप स्टार्ट कर चुके हैं तो ये दोनों चीजों के लिए, सेल्फ कोच एथलीट्स के लिए भी और कोचेस के लिए भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू असेस एन एथलीट, अपने आप को आपको कैसे असेस करना है, या अगर आप कोच हो तो आपको एथलीट को कैसे असेस करना है। राइट, देयर आर फ्यू पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट विच आर गोइंग टू बी डिस्कस हियर। फर्स्ट वन इज हेल्थ असेसमेंट, सेकंड वन इज डिसीजन मेकिंग, बल्क और कट, डिवीजन आपको कौन सा पिक करना है, देन मेंटल इवेल्युएशन। अब चलिए इनको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी हेल्थ असेसमेंट। फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द ब्लड मार्कर्स। ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ब्लड मार्कर्स आएंगे, आप उन ब्लड मार्कर्स को डीपली स्टडी करोगे, देन यू विल असेस द सिचुएशन एंड देन यू विल मेक द माइंड कि आगे आपको क्या करना है। देन इवेल्युएट देम वेरी अटेंटिवली। जो आपके पास ब्लड मार्कर्स आ रहे हैं उनको बहुत अटेंटिवली आपको गो थ्रू करना है। कोई भी चीज उसमें से स्किप नहीं करनी है आपको। कोई भी आपको उसमें रेड फ्लैग मिले, आपको कोशिश ये करनी है कि यार हाउ वी कैन फिक्स दैट, राइट? Because after fixing that, then only you can move ahead. Make the clear decision based on the markers and share them with the athlete. जब भी आप ब्लड मार्कर्स पढ़ते हो, कोशिश करो कि उस एथलीट को आप डिटेल में ये एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ ये ब्लड मार्कर्स हैं और इनमें ये चीज है और इसको हम ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं, राइट? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्थ फर्स्ट फिलॉसफी, इवन इफ इट मीन्स लीविंग अ मेजर प्लान शो। आपके लिए हेल्थ हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी जगह जहां पे आपको लगे कि यार एक शो खेलने के लिए हमें हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है एंड टिपिकली अपने फाइनेंसेस सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, वहां पे आपको प्रेप छोड़ देनी चाहिए, आपको वो शो ही स्किप कर देना चाहिए। बिकॉज चाहे वो आपके हेल्थ रीजंस है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल रीजंस है, अगर आप एक शो को उन चीजों से ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो कहीं ना कहीं आके आप उसको बहुत बुरे तरीके से फकअप करोगे ही करोगे, राइट? सो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है यार कि मैं एक एथलीट को बोल रहा हूं कि यार हेल्थ सही नहीं है, लेट्स टेक अ ब्रेक, कोच चेंज, राइट? ब्रो फाइनेंसेस ठीक नहीं है, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, स्किप द शो, कोच चेंज, राइट? सो प्लीज ऐसे एथलीट मत बनिएगा और ऐसे कोच भी आप मत बनिएगा कि जो ऐसे एथलीट्स के साथ काम करे यार, जो इतनी छोटी छोटी बातों पे कोच को स्विच करें या चीजों को समझने की कोशिश ना करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप चीजें हमेशा उनकी बेटरमेंट के लिए ही बोलोगे। देन इज डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द आइडियल टाइम टू बल्क? कब आपको बल्क स्टार्ट करना है, ये चीज फाइंड आउट करनी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और what I personally believe is that is the most important phase of your body building. कब आपको ऑफ सीजन पे जाना है, कितना आपको ऑफ सीजन खींचना है, और ऑफ सीजन के चलते हुए आपको ये इवेल्युएट करना है कि यार इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि यार बहुत सारे एथलीट्स एक शो में अपनी हार अपने ऑफ सीजन में लिखते हैं, राइट? इस चीज को दोबारा सुनिएगा, दोबारा समझिएगा कि आप अपनी हार या अपनी जीत अपने ऑफ सीजन में लिखते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, नेवर लूज द ग्रिप ऑन योर ऑफ सीजन पीरियड, राइट? और कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको मेंटेनेंस फेज में जाना है, कब आपको इनिशियल फेज में, कब आपको पुश फेज में जाना है, कब आपको हेल्थ फेज में जाना है। यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, देन जाके आप ये सारे डिसीजंस ले पाओगे। व्हाट इज द आइडियल टाइम टू कट? कब जाके आपने कट स्टार्ट करना है, कब जाके कट शुरू होगा, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन दो सिचुएशंस। नाउ रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स, आपको गट इशू है, आपके ब्लड मार्कर सही नहीं है, आपका सीएनएस फैटीग बहुत ज्यादा है, तो उनके हिसाब से, उन मार्कर्स के हिसाब से, उन रेड फ्लैग्स के हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेने हैं, क्या आपको आगे कितने टाइम के लिए क्या चीज कंटिन्यू करनी है, क्या चीज डिसकंटिन्यू करनी है, आपको गट इश्यूज हुए हैं,
कब आपको मीट स्टॉप करना है, कब आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, कब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो उसके बाद आ जाता है शो सिलेक्शन, कब आपको शो चूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरी बॉडी बिल्डिंग का, कि कम खेलो लेकिन बढ़िया खेलो। जितने मेरे एथलीट्स हैं जहां जो मेरे साथ कभी भी इंक्वायरी करके गए हैं, अगर जिन्होंने कभी काम नहीं भी करा मेरे साथ या जिन्होंने सिर्फ इंक्वायरी करी है, दे नो दिस इज माई वेरी पेट डायलॉग, मेरा बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज डायलॉग है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कम खेलो लेकिन बढ़िया खेलो। आज 4 जुलाई है और पिछले संडे हम नरेश सूर्या क्लासिक खेल के हटे हैं। मोहित वॉन अ गोल्ड मेडल इन क्लासिक फिजिक एंड अ गोल्ड मेडल इन बॉडी बिल्डिंग। ध्रुव क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉडी बिल्डिंग। दोनों लड़के पूरे 1.5 साल के ऑफ सीजन के बाद खेले, एक शो सिलेक्ट किया, अपना बेस्ट देखा, ठीक है, पता है कि हाँ व्हाट वी आर चेजिंग द IFBB प्रो कार्ड, राइट। शो खेल के हमारे घर नहीं चलते हैं, शो के पैसे से हमारे घर नहीं चलते हैं। घर कहां से चलते हैं? कोचिंग से, आपकी स्पॉन्सरशिप से, आपके बिजनेसेस से, आपके जिम से और भी कई चीजों से, राइट। लेकिन शो के पैसे से घर नहीं चलते हैं। खेलने को हम 4 शोज और उठा सकते थे आने वाले 3-4 वीक में, लेकिन हमने देख लिया कि हमने इंप्रूव किया, कैसे चीजें वर्क करी वो भी हमने देख ली। अगेन एक शो खेला, 1.5 साल के ऑफ सीजन के बाद, 3 महीने की प्रेप के बाद एक शो खेला, काम खत्म। दिस इज हाउ द बॉडी बिल्डिंग शुड बी डन। जब आपको पता है कि यार आप एक प्रो लेवल पे पहुंचने वाले हो, यू आर अबाउट टू क्लिंच द प्रो कार्ड, आप अपनी वेट लिमिट के बहुत पास पहुंच चुके हो, देन यू कैन पिक अप द फ्रीक्वेंट शोज। लेकिन आपको पता है यार अभी बहुत इंप्रूवमेंट करना बाकी है साला। अभी जो हमसे पहले लाइन में लगे हैं उनको भी तो उनकी फिजिक अगर हमसे बेटर, देन टेक द वाइज कॉल, डोंट रश बिहाइंड द एवरी शो, राइट। देन डिवीजन सिलेक्शन, बी ब्रूटल विद योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट योर फ्लॉज। देखो जिस चीज के लिए आपकी स्ट्रक्चर बनी है वो डिवीजन में खेलना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। यहां पे भी मैं मोहित का एग्जांपल लूंगा। NPC क्लासिक फिजिक हमने ओवरऑल जीता था और तब तक हम क्लासिक फिजिक कंपेटिटर थे। देन आई डिसाइडेड कि यार मोहित, आवर बॉडी इज नॉट लुकिंग गुड फॉर क्लासिक। ठीक है, शो था, जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यू आर मेंट टू डू ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो हम ओपन बॉडी बिल्डिंग की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं। उस दिन भी नरेश सूर्या पे भी हमने यही सोचा कि ठीक है यार, अलग डिवीजन है, एक है तो आए तो है खेलने के लिए, खेल लेते हैं। लेकिन क्लासिक कभी भी हमारा गोल नहीं रहा। जब से हमने NPC पंजाब 2023 के बाद हमने डिसाइड करा कि हम नहीं खेलेंगे, हम क्लासिक नहीं खेलेंगे, हम बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे। तब से लेके अब तक और आगे से लेके फ्यूचर तक हमेशा ही इट विल बी बॉडी बिल्डिंग, राइट। बिकॉज क्वाड डोमिनेंट हैं, इतने डोमिनेंट क्वाड्स क्लासिक फिजिक में आगे चल के परेशानी देते हैं। और मोहित इज अबाउट टू क्रॉस हिज वेट लिमिट ऑल्सो। तो ज्यादा देर तक हम क्लासिक फिजिक में टिकने वाले नहीं है ड्यू टू वेट रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि बॉडी और ज्यादा मांग रही है आगे जाने के लिए। सो वी विल जस्ट कीप गोइंग विद दैट। उसके बाद पोजिंग, किस डिवीजन की पोजिंग आप बेटर तरीके से कर पाते हो। अब यार देखो, मेंस बॉडी ठीक है, बैलेंस है, लेग्स भी है, अपर बॉडी भी है, लेकिन खेल हम मेंस फिजिक रहे हैं, मेंस फिजिक की पोजिंग हमें आती नहीं है। जहां पे जो पोजिंग आपको सूट करे उसी में खेलो। या तो उसकी प्रैक्टिस करो, पोजिंग की प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब जाके यू कैन से कि हाँ यार नाउ इट्स टाइम, नाउ वी आर गुड टू गो। तो देन यू कैन टेक ऑन टू द डिवीजन। लेकिन पोजिंग आपको हमेशा सही तरीके से रखनी है। जो पोजिंग आपको बेटर आती है उस डिवीजन में जाने की कोशिश कीजिए। पहले बॉडी का बैलेंस देखना भी जरूरी है, लेकिन पोजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो। उसके बाद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, वही जैसे पहले बॉडी क्लासिक में थी तो क्लासिक खेल रहे थे, अब चल रही है तो ठीक है, ओपन बॉडी बिल्डिंग चल रही है। कई बार ये भी होता है कि एक एथलीट बहुत बैलेंस प्रोपोर्शनेट है और उसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, तो वहां पे वो मेंस फिजिक का एथलीट है, लेकिन हम वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को डिफाइन करके चलते हैं कि इतना टाइम हमारा क्लासिक में जाएगा, इतना मेंस फिजिक में जाएगा, इसके बाद हम क्लासिक में शिफ्ट कर जाएंगे। सो ये चीज भी आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। देन मेंटल एवेल्यूएशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक एथलीट का, वो आपको बताएगा कि हाँ यार दिस इज द गाय। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो चीज आप कर रहे हो वो कितनी सॉलिडिटी के साथ आप उस चीज को परफॉर्म कर पा रहे हो,
या जब आप कोई अपना विजन एक एथलीट के साथ शेयर करते हो, देन वो एथलीट जब आपको बोलता है कि सर यस वी विल डू इट, दैट्स द कॉन्फिडेंस। और जो है हाँ सर सबकी फाड़ देंगे, बस ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई टेकेगा नहीं, दैट इज एरोगेंस। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। उसके बाद रेडीनेस, किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए आपका एथलीट कितना ज्यादा रेडी है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी इवैल्यूएशन में। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजंस, जो भी आप डिसीजन लेते हो या एज अ कोच आप कोई भी डिसीजन अपने एथलीट के साथ शेयर करते हो, वो कितना एक्सेप्टेड रहता है, एक्सेप्टेंस में रहता है उस डिसीजन के, राइट, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन अंडरस्टैंडिंग द नेचर फ्रॉम कन्वर्सेशन, एक एथलीट से बात करके आपको उसकी नेचर का पता चल जाएगा। बी वेरी माइंडफुल इन रीडिंग दोज कन्वर्सेशंस, राइट, उनके पीछे की टोन, उनके पीछे के मोटिव्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के समझने के लिए एज अ कोच, अगर आपको किसी भी एथलीट के साथ एक लॉन्ग रन में काम करना है। देन what it takes to be a coach. First one is patience. Patience is a very important thing that you need to be a coach. Because आपको सालों साल काम करना पड़ेगा एक एथलीट के साथ। कई बार एक एथलीट पे आप सालों साल काम करोगे, वो आपको छोड़ जाएगा, ठीक है ना। देन द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स अगेन विद द न्यू वन, वो भी छोड़ के जाएगा, तीसरा आएगा, वो लंबा चलेगा, आपको एक सिचुएशन पे लेके जाएगा, आपको एक पोडियम पे लेके जाएगा। उसके बाद 4 एथलीट आपके पास आएंगे जो लंबा चलेंगे, उनमें से भी 2 छोड़ेंगे, 2 रहेंगे। सो इट नीड्स पेशेंस, पेशेंस इज मच नीडेड देयर, राइट। देन एजुकेशन एंड एप्लीकेशन, चीजों को पढ़ना, देन उसके बाद उनको अप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखना और अप्लाई करने के गट्स रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट डिसीजन एट राइट टाइम, वो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। देन 3 कोर प्रिंसिपल्स, विनिंग, हेल्थ एंड लॉन्जिविटी एंड सेंस ऑफ पर्पस, ये 3 चीजें एक कोच में होनी बहुत जरूरी हैं। फॉर द लव ऑफ द गेम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस गेम के प्यार में अंधा कर देती हैं और वो आपको करनी पड़ती हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, उन चीजों में जाने का भी टाइम नहीं है। सो गाइज बहुत मजा आने वाला है आने वाले चैप्टर्स में, बिकॉज बहुत चीजें रेडी हो भी चुकी हैं। एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 अमेजिंग। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।